प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लेंगे बीए पाठ द्वितीय अर्थशास्त्र पेपर प्रथम का एक टॉपिक है कीन्स का रोजगार व आय सिद्धांत। इसका भाग 3 लेंगे। पिछली कक्षा में आप लोगों को मैंने ये बताया था कि कीन्स के रोजगार और आय सिद्धांत में हम रेखा चित्रों के द्वारा किस तरह से प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण करते हैं। आज हम लेंगे कीन्स का आय निर्धारण का सिद्धांत। कीन्स के सिद्धांत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण 2 प्रकार से होता है। पहला है बचत व विनियोग की रेखाओं के परस्पर कटाव से आय का निर्धारण, अर्थात S=I। S है सेविंग अर्थात बचत, I है इन्वेस्टमेंट अर्थात विनियोग। तो बचत व विनियोग की रेखाओं के परस्पर कटाव से आय का निर्धारण ये एक विधि है। और दूसरी विधि है उपभोग व विनियोग। उपभोग अर्थात कंजम्पशन C, विनियोग अर्थात इन्वेस्टमेंट I। तो C+I वक्र के 45 डिग्री रेखा से कटाव से। तो इस तरह से ये 2 विधियां हैं। तो पहले हम लेंगे आय निर्धारण की पहली विधि, बचत व विनियोग की रेखाओं द्वारा। तो फर्स्ट है बचत व विनियोग की रेखाओं के परस्पर कटाव से आय का निर्धारण। बचत व विनियोग अलग अलग तत्वों से प्रभावित होते हैं और अलग अलग वर्गों द्वारा किए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बचत को प्रभावित करने वाले तत्व अलग हैं, विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व अलग हैं। बचत अलग वर्ग के द्वारा की जाती है और विनियोग व्यवसायियों के द्वारा किया जाता है। तो अधिकांश बचतें परिवारों के द्वारा की जाती है, जबकि अधिकांश विनियोग व्यावसायिक फर्में करती है। तो ये स्पष्ट है कि बचतें परिवार के द्वारा की जाती है और जो विनियोग है ये व्यावसायिक फर्मों के द्वारा किए जाते हैं। बचत को प्रभावित करने वाले तत्व कई हैं, जिनमें है आय, व्यक्ति की आवश्यकता, ब्याज की दर, आदतें आदि। जबकि विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं भावी लाभ की आशाएं, आर्थिक नीतियां, जनसंख्या, तकनीकी आदि। तो इस तरह से बचत को प्रभावित करने वाले तत्व बिल्कुल अलग हैं और विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व बिल्कुल अलग हैं। जो बचत की रेखा है वह बचत व आय का संबंध बताती है, जिसे हम बचत फलन कहते हैं। तो बचत की रेखा बचत और आय के बीच जो संबंध है उसे बचत फलन के नाम से जाना जाता है। तो इसका समीकरण है S=y। S का मतलब है सेविंग बचत, F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है, Y है I। तो सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, बचत आय का फलन है, S=Fy। विनियोग की रेखा विनियोग व आय का संबंध बताती है, जिसे विनियोग फलन कहते हैं। तो जैसा कि आप जानती हैं कि जो विनियोग की रेखा है इसमें एक तरफ हम विनियोग लेते हैं और दूसरी तरफ आय होती है। तो विनियोग व आय का जो संबंध है इसे हम विनियोग फलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम विनियोग को स्वायत्त मान के कार्य कर रहे हैं। स्वायत्त का मतलब ये है कि यह आय से स्वतंत्र माना गया है। तो विनियोग को यहाँ स्वायत्त अर्थात आय से स्वतंत्र माना गया है। इसका जो डायग्राम है वह इस प्रकार से है। इस डायग्राम में एक्स अक्ष पर या क्षैतिज अक्ष पर हमने लिया है राष्ट्रीय आय Y, और जो लंबवत अक्ष है इस पर हमने लिया है बचत व विनियोग। तो जो बचत रेखा है यह है SS। यह है O बिंदु अर्थात जो मूल बिंदु है इससे नीचे से प्रारंभ हो रही है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि राष्ट्रीय आय कम है उसके बावजूद व्यक्ति अपना कार्य करता है, अर्थात वह उधार लेकर के या अबचत के द्वारा कार्य करता है। C बिंदु पर बचत 0 है और C बिंदु से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ती है वैसे वैसे बचत भी बढ़ती जाती है। तो C बिंदु पर बचत 0 है, C बिंदु से आगे
ऊपर की तरफ बचत धनात्मक है और सी बिंदु से पीछे की तरफ अर्थात ओ बिंदु की तरफ जो बचत है ये ऋणात्मक है, जिसे हम अबचत कहते हैं। यहाँ जो विनियोग रेखा है आई, ये एक पड़ी हुई रेखा है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आय कितनी भी हो, विनियोग उतना ही है, क्योंकि हम यहाँ विनियोग को स्वायत्त लेकर के चल रहे हैं। तो ये स्वायत्त विनियोग है, अतः राष्ट्रीय आय के प्रत्येक स्तर पर विनियोग की मात्रा स्थिर है। तो बचत रेखा है SS और विनियोग रेखा है II। ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं और ई बिंदु है संतुलन का बिंदु। इस संतुलन के बिंदु पर राष्ट्रीय आय है OM। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय है OM और इस OM राष्ट्रीय आय पर जो संतुलन का बिंदु E है, इस पर बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर पाए जाते हैं। यदि हम ये देखें कि अगर राष्ट्रीय आय OM से अधिक है, OM से अधिक होने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो बचत है वह अधिक है और विनियोग है वह कम है। तो बचतें अधिक है, विनियोग कम है, तो जो व्यक्ति है या जो उद्यमी है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह कम मात्रा में निवेश कर रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, अतः राष्ट्रीय आय घटेगी और वह घट कर के OM तक आ जाएगी, जहां बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर होते हैं। और अगर राष्ट्रीय आय OM से कम है तो यहाँ पर विनियोग अधिक है और बचतें कम है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ाया जाएगा और तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं। तो ई बिंदु संतुलन का बिंदु है जहाँ बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही सारी बातें एक बार पुनः मैं बता देती हूँ। SS वक्र क्षैतिज अक्ष के नीचे से प्रारंभ होता है, जिसका अर्थ है कि आय की कुछ मात्राओं पर अबचत या ऋणात्मक बचत होती है, अर्थात लोगों को उधार लेकर काम चलाना पड़ता है। सी बिंदु पर बचत शून्य होती है, इससे आगे बचत धनात्मक होती है। II विनियोग की रेखा क्षैतिज है, यह आय के अनुसार नहीं बदलती है। यहाँ विनियोग आय से स्वतंत्र माना गया है। यहाँ विनियोग स्वायत्त होता है और यह आय के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है। आय उस बिंदु पर संतुलन में होती है जहाँ बचत रेखा विनियोग रेखा को काटती है। SS व II के कटान के बिंदु पर E संतुलन का बिंदु होता है। इस पर आय की मात्रा OM निर्धारित होती है। ई बिंदु पर नियोजित बचत नियोजित विनियोग के बराबर होती है। ई के दाईं तरफ बचत अधिक है निवेश से, S>I, अर्थात बचत अधिक है निवेश से, और ऐसी स्थिति में उत्पादन घटाया जाएगा और तब तक घटाएंगे जब तक कि बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं। अर्थात जहाँ बचत और विनियोग बराबर होते हैं वहाँ पर संतुलन का बिंदु स्थापित होता है। और अगर ई के बाईं तरफ देखें तो S<I, अर्थात बचतें कम है विनियोग से, तो निवेश बढ़ाया जाएगा, अर्थात बचत कम है निवेश से, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ाएंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं। तो ई बिंदु संतुलन बिंदु इस अर्थ में माना जाता है कि इस पर अर्थव्यवस्था में ठहरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। संतुलन बिंदु अनिवार्यतः पूर्ण रोजगार का बिंदु नहीं माना जाता, लेकिन इस विश्लेषण की सहायता से आवश्यक उपाय करके पूर्ण रोजगार के संतुलन बिंदु तक पहुंच सकते हैं। तो विशेष बात ध्यान देने की यह है कि जो ई बिंदु संतुलन का बिंदु है, यह जरूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार का बिंदु हो, यह अपूर्ण रोजगार का बिंदु भी हो सकता है। इसी को हम एक उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं। हमने यहाँ राशि ली है करोड़ रुपए में, और ये जो तालिका है इसमें हम 3 स्थितियाँ ले रहे हैं, स्थिति A, B और C। जो राष्ट्रीय आय है ये बराबर है Y=C + S के। उपभोग है C, नियोजित बचत है S, विनियोग है I और आमदनी पर प्रभाव आखिरी कॉलम में दिखाया गया है। तो जो A स्थिति है इसमें राष्ट्रीय आय है 92, इसमें से उपभोग है 89 अर्थात 89 और बचत है 3 करोड़ रुपए के बराबर।
जो बी स्थिति है इसमें राष्ट्रीय आय है 101 करोड़ रुपए, इसमें से उपभोग है 95 करोड़ रुपए और जो बचत है ये है 6 करोड़ रुपए के बराबर। जो सी स्थिति है इसमें राष्ट्रीय आय है 110 करोड़ रुपए के बराबर, इसमें से उपभोग है 101 करोड़ रुपए के बराबर और बचत है 9 करोड़ रुपए के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय आय है इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 92 और 101 कितना बढ़ा है यहाँ पर, 9 के बराबर। इसी तरह से 101 से ये 110 हो गई है, तो यहाँ भी राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ी है, 9 करोड़ रुपए के बराबर। उपभोग वाले कॉलम में देखिए उपभोग 89 से 95 होता है, तो कितना बढ़ा है ये, 6 करोड़ रुपए के बराबर। इसी तरह से 95 से 101 होता है, तो यहाँ भी उपभोग में वृद्धि 6 करोड़ रुपए के बराबर होती है। अगर हम नियोजित बचत को देखते हैं तो ये 3 से 6 करोड़ रुपए हुई है, अर्थात बचत में वृद्धि है 3 करोड़ रुपए की। और बी से सी पर आते हैं तो ये 6 से 9 करोड़ रुपए की हो गई है, तो बचत में वृद्धि यहाँ भी 3 करोड़ रुपए के बराबर है। तो इस तरह से उपभोग में वृद्धि है 6 करोड़ रुपए की और बचत में वृद्धि है 3 करोड़ रुपए के बराबर। तो आप देखिए प्रत्येक बार आय में 9 करोड़ रुपए के परिवर्तन से बचत में 3 करोड़ रुपए का परिवर्तन और उपभोग में 6 करोड़ रुपए का परिवर्तन होता है। यहाँ उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अर्थात MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बराबर है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y के। डेल्टा C का मतलब है उपभोग में परिवर्तन, डेल्टा Y का मतलब है आय में परिवर्तन। तो उपभोग में परिवर्तन है यहाँ पर 6 करोड़ रुपए का और आय में परिवर्तन है 9 करोड़ रुपए का। तो 6/9 करने पर ये हो जाएगा 2/3। तो MPC का पूरा नाम है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अर्थात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। ये बराबर है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y के। डेल्टा C है उपभोग में परिवर्तन, डेल्टा Y है आय में परिवर्तन। तो ये है 6/9 और हल करने पर MPC आ जाएगी 2/3। और बचत की सीमांत प्रवृत्ति है MPS अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये बराबर है डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y के। डेल्टा S है बचत में परिवर्तन, डेल्टा Y है आय में परिवर्तन। तो बचत में परिवर्तन है 3, आय में परिवर्तन है 9, तो 3/9 करेंगे तो MPS अर्थात बचत की सीमांत प्रवृत्ति आएगी 1/3 के बराबर। तो ये तो है MPC और MPS के बारे में जानकारी। अब आप इस तालिका को वापस देखिए। जो नियोजित बचत है वो A स्थिति में है 3, B में है 6 करोड़ रुपए और C में है 9 करोड़ रुपए। और जो नियोजित विनियोग है ये सब जगह समान है, सब जगह ये 6 करोड़ रुपए के बराबर है। A स्थिति में भी 6 करोड़ रुपए, B स्थिति में भी 6 करोड़ रुपए, C स्थिति में भी यह 6 करोड़ रुपए के बराबर है। तो A स्थिति देखिए आप, बचते हैं 3 करोड़ रुपए, विनियोग है 6 करोड़ रुपए, अर्थात विनियोग अधिक है, बचतें कम है। तो I ग्रेटर देन S अर्थात निवेश अधिक है बचत से, तो ऐसी स्थिति में आय बढ़ेगी। जबकि B स्थिति में आप देखिए नियोजित बचत भी 6 करोड़ रुपए है, नियोजित विनियोग भी 6 करोड़ रुपए के बराबर है। तो बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात I = S। I है इन्वेस्टमेंट अर्थात विनियोग, ये बराबर है सेविंग अर्थात बचत के। तो यहाँ आय संतुलन में रहेगी। और जो C स्थिति है यहाँ पर बचते हैं 9 करोड़ रुपए और विनियोग है 6 करोड़ रुपए के बराबर। तो यहाँ बचतें अधिक है और विनियोग कम है। तो विनियोग अर्थात I <S अर्थात विनियोग कम है बचत से, तो ऐसी स्थिति में आय घटेगी। तो जो B स्थिति है ये है संतुलन की स्थिति, जहाँ बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो स्थिति B में बचत = विनियोग होने पर आय संतुलन में रहती है। इस प्रकार विनियोग व बचत के संतुलन पर आय का निर्धारण होता है। तो ये है पहली विधि कि बचत और विनियोग में संतुलन से राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है।